सब लोग। मैं डॉक्टर श्याम आपका अपने मेहता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम हष्ट पुष्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट को, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे ब्रीदिंग किस तरह से होती है। हमने पढ़ लिया कि ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, हम एयर को अंदर लेते हैं और एयर को बाहर निकालते हैं। अंदर लेने को बोलते हैं, देखो अंदर लेना बाहर निकालना दोनों को मिला के बोलते हैं ब्रीदिंग। सांस लेना, लेना बाहर निकालना ब्रीदिंग। इसको भी हमने आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक स्टेप होता है जिसके अंदर सांस को अपन अंदर लेते हैं एयर को, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, है ना। एक होता है एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब बाहर निकालना। देखो इंस्पायरेशन, एग्जिट, एक्सपायरेशन। तो हम आज पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस जो होते हैं ना किस वजह से होते हैं और किस तरह से होते हैं, कौन सी मैकेनिज्म, कौन सा प्रोसेस होता है जो इसमें काम आता है, उसके बारे में सारा का सारा सब कुछ आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक का नाम है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ दोस्तों, देखो ध्यान से। तो अपन बात करते हैं यहां पर, सीधी सी बात है, फर्स्ट पार्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जैसे मैंने बताया था कि ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर दो स्टेप होते हैं, सांस को अंदर लेना इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। तो यहां पर देख लो बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है, एक होता है इंस्पायरेशन, देखो ध्यान से दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इंस्पायरेशन तो सांस को अंदर लेना, एयर को। एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनसाइड, अंदर की ओर सांस को लेना कहलाता है इंस्पायरेशन। अब दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें अपन सांस को बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। एल्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउटसाइड, जो अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इस स्टेप को कैसे ये मैकेनिज्म। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन, ये मैकेनिज्म किस तरह से होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, तो उसको करते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि सांस अंदर लेना मतलब इंस्पायरेशन, सांस को बाहर निकालना मतलब एक्सपायरेशन। ये दो प्रोसेस होते हैं ब्रीदिंग के अंदर, सारे के सारे इस तरीके से कैसे होंगे, वो होते हैं दाब की वजह से। ये दाब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज का ज्यादा से कम की ओर जाना कहलाता है प्रेशर की तरफ जाना। तो जैसे बात करते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपको वापस दे रहा हूं कि जैसे अपने घर के अंदर एलपीजी का सिलेंडर होता है, तो उसके अंदर एक गैस होती है जो कूट कूट के भरी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जैसे अपन उसका वो बाहर का जो नुक्का होता है ना, जो मेन, उसको ऐसे खोलते तो एकदम से बाहर आती है। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे अपने कार होती है, बाइक होती है, फिर साइकिल होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो टायर होता है उसमें भी हवा भरी रहती है। एकदम से उसको खोलते तो उसके जो होता है ना, उसका नुक्का जो होता है मेन, उसको खोलते ही हवा एकदम से बाहर आती है। तो हवा का क्या होता है कि ज्यादा से कम की ओर जाने का एक प्रोसेस चलता रहता है। तो वो प्रोसेस ज्यादा से कम की ओर ही होता है। तो अपनी अंदर भी क्या होता है, यही काम होता है कि एयर, हवा जो होती है वो बाहर ज्यादा होती है, अंदर कम होती है। तो गैस का क्या होता है, हवा का, ऑक्सीजन का होता है ज्यादा से कम की ओर अंदर जाती रहती है। तो उसी को अपन पढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient। बिल्कुल मैंने बताया था, दाब एक प्रेशर की वजह से सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना ये होता रहता है। द इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रोसेस विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि सांस अंदर लेने के पीछे एक कारण है। क्या कारण है, देखो ये कहता है अंदर हवा का प्रेशर, लंग्स के अंदर, फेफड़ों में हवा कम है, हवा का प्रेशर कम है, दाब कम है, और बाहर ज्यादा है दाब हवा का। तो हवा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा से कम की ओर आ जाती है, उसको बोलते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, सांस अंदर आती है। यही दाब प्रवणता है, मतलब ज्यादा से कम की ओर सांस कैसे जाती है, ऑक्सीजन। यही कारण होता है कि हवा के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन का ज्यादा से कम मतलब एनवायरमेंट से, वातावरण से अंदर लंग्स के अंदर जाती रहती है, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन, मतलब सांस को अंदर लेने का काम ये चलता रहता है। तो इंट्रापल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर की बात चल रही है दोस्तों। यहां पर क्या बात हो रही है, लंग्स के अंदर की बात हो रही है दोस्तों। तो यहां पर ये सिंपल सी बात कहना चाहता है कि लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम है। देखो द प्रेशर क्या हो रहा है यहां पर, इंस्पायरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि लेस प्रेशर, अंदर का दाब कम होता है, लंग्स के अंदर का दाब क्या होता है, कम होता है, और बाहर का दाब ज्यादा होता है। इसी वजह से सांस अंदर आती है, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। अगर बात करें दोस्तों अगला वाला क्या कहता है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कह रहा है कि सर यहां पर क्या हो रहा है, जो नेगेटिव प्रेशर है अंदर का नेगेटिव प्रेशर कैसे समझाता हूं, देखो ध्यान से। तो देखो यहां स्टार्ट करते हैं, यहां लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से सुनना।
जैसे मान लो ये अपने हैं लंग्स, ऐसे मान लो एक छोटा सा लंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा फुफ्फुस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये अंदर है, जैसे मान लो यहाँ पर ये सांस एक ट्यूब के थ्रू जुड़ा हुआ और ये बाहर ऐसे आ रहा है ऐसे, ये तो ये क्या है, लंग्स फुफ्फुस है, और यहाँ पर ये बाहर है, ये माउथ है, ऐसे मान लो क्या माउथ है, ये माउथ, ये क्या माउथ है, मुंह है इसका, ठीक है, ऐसे ये माउथ है, और ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एटीएम लिख देता, एटमॉस्फेयर की बात ऐसे शॉर्ट में लिख देता एटीएम। तो देखो ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि हवा का जो प्रेशर, हवा मतलब मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, असल में अपने यहाँ पर अपने शरीर के लिए सबसे बढ़िया गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है, इसी की वजह से अपन जिंदा रहते हैं। वैसे हवा के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन का होता है 21%। तो ये कहना चाहता है कि असल में क्या होता है, बाहर की ओर हवा का प्रेशर अमाउंट कितना है परसेंटेज में ऑक्सीजन का, 21%। इस बाहर पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, 21%, 21%। लेकिन इस हवा का प्रेशर जो है वो यहाँ पर इस एनवायरमेंट में, इस वातावरण में कितना प्रेशर है, उसकी होती है 159। तो बाहर की ओर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना होता है 159 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो ये कहना चाहता है कि बाहर की ओर वातावरण में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो इसको बात को समझना, मैं अभी वैल्यू बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वातावरण में, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है 21%। पर्यावरण में या वातावरण में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, वो होता है 159 mm ऑफ Hg। ये दो अलग अलग बातें, परसेंटेज अलग होता है, मतलब टोटल हवा में कितनी गैस है, उनमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी, नाइट्रोजन, सेकंड नंबर ऑक्सीजन, वो परसेंटेज है। मैं बात कर रहा हूं प्रेशर की। अब कहते हैं कि ये प्रेशर कैसे नापा गया, तो बात को सुनो, मेरी बात को, एक छोटा सा एग्जांपल देके बात करता हूं। देखो जैसे ये अपना एक कमरा है, इस कमरे में सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी गैस है, और भी सारी छोटी छोटी गैसें हैं, मतलब कम अमाउंट में गैसेज हैं सारी। तो यहाँ पर क्या, इस कमरे के अंदर सारी गैसें हैं और ये एक दूसरे से है ना कुश्ती कर रही है, जैसे मान लो कुश्ती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो वो अलग तरीके से प्रेशर लगा रही है, एक दूसरे पर धक्का दे रही है एक दूसरे को, और एक है ऑक्सीजन, उसका 21% है, वो भी धक्का दे रही है, एक दूसरे को प्रेशर लगा रही है। उस प्रेशर को बोलते हैं, ऑक्सीजन के प्रेशर को 159 mm ऑफ Hg। मतलब कि हम क्या करते हैं, किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, mm ऑफ Hg के बारे में बात करें। जैसे मैं एग्जांपल दूं दूसरा, कि जैसे मम्मी सब्जी लेने जाती है, तो मम्मी जब मार्केट में जाती है तो क्या करती है, बोलती है कि ये आलू कितने भाव दिए, मतलब कि 1 किलो के क्या भाव है। तो अपन क्या करते हैं कि वो किलो के हिसाब से पूछते, किलोग्राम, ग्राम, ऐसे। जैसे गोल्ड होता है वो छोटे छोटे कम ग्राम के अंदर बात करते हैं, आलू जैसी चीज होती तो किलोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये यूनिट है, नापने का एक तरीका है। जैसे बात करते हैं कपड़े को नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, 1 मीटर 2 मीटर साड़ी जो होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस चीज को नापने के लिए प्रेशर को हम मर्क्यूरी को यूज लेते हैं, मर्क्यूरी को यूज कर करके प्रेशर का पता लगाया जाता है। तो इस कमरे में नाइट्रोजन भी है, इस कमरे में ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ना वो कितना है 159 mm ऑफ Hg, वो भी पार्शियल प्रेशर है। मतलब एक कमरे में सारी गैसें हैं, तो ऑक्सीजन दूसरी गैसों पर कितना प्रेशर लगा रही है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो कितना होता है, बाहर 159 होता है। अगर बात करें अंदर की ओर, अंदर की ओर ऑक्सीजन का प्रेशर, देखो अंदर की ओर क्या होता है आपको पता है, एलोलाई होते हैं, एलोलाई वायु कोश होते हैं। इन वायु कोश के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 104 mm ऑफ Hg। तो यहां पर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 104 होता है अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर। तो आप अब देखो बाहर कितना है 159, अंदर कितना है 104। आप देखो बाहर की तुलना में अंदर कम है, इसीलिए नेगेटिव बोला गया है कि यहां पर अंदर का प्रेशर क्या होता है बाहर की कंपेयर में कम है, कम है मतलब देखो 159 से कम है, इसीलिए अपन माइनस में बोल दिया, नेगेटिव प्रेशर बोल दिया। तो बिल्कुल यही बात कहना चाहता है कि ऋणात्मक प्रेशर होता है अंदर का, बाहर का कितना होता है, देखो इसको मैं मान लूं 159, तो इससे तो कम ही है और कम है, इसीलिए बोलते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव प्रेशर होता है अंदर का। बिल्कुल यही बात लिखी कि नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स के अंदर एक बाहर की तुलना में। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए सांस अंदर जाती है तो देखो ज्यादा से कम की ओर जाती रहेगी। बिल्कुल यही प्रोसेस होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिमिलरली ये कह रहा है इसी तरीके से जब एक्सपायरेशन की बात करें, सांस को बाहर निकालते हैं, बाह्य श्वसन के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि इस टाइम पर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब कौन सी गैस का, तो हम सांस बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, CO2 की बात हो रही है। जब सांस अंदर लेने की बात हो रही है तो किसके बारे में बात करेंगे,
ऑक्सीजन का प्रेशर। क्यों? कौन सी गैस जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है। हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं, इस सांस में कौन सी गैस है? CO2। तो अब CO2 के प्रेशर की बात करेंगे। पहले बात की थी ऑक्सीजन का प्रेशर, अभी बात किसके करेंगे? CO2 का प्रेशर। तो बुक साफ साफ कहती है कि अंदर जो प्रेशर होता है CO2 का अंदर ज्यादा होता है, बाहर CO2 का प्रेशर कम होता है, इसलिए CO2 गैस बाहर आती है। मैं हवा का मतलब यहाँ CO2 जो बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ, यहाँ CO2 की बात कर रहा हूँ। CO2 बाहर निकल रही है, तो CO2 अंदर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर की ओर कम होता है, तो ज्यादा से कम की ओर जाती है, तो इसको कहते हैं एक्सपायरेशन, बाह्य श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये कह रहा है कि एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये रीजन होता है सांस अंदर लेने और बाहर लेने में। किसका खेल है ये सारा? प्रेशर का, दाब का खेल है। कोई चीज का ज्यादा से कम की ओर जाना प्रेशर की वजह से हो रहा है। बाहर हवा ज्यादा है, अंदर कम है, अंदर जा रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है। CO2 गैस अंदर ज्यादा बन रही है, बाहर कम है, तो बाहर निकल रही है, एक्सपायरेशन। अंदर लेना इंस्पायरेशन, बाहर लेना एक्सपायरेशन, बाहर निकालना। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर होते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, अगले वाले के बारे में बात करें। ये डायग्राम बना के समझा रहा है कि यहाँ पर कैसे हो रहा, किस तरह से हो रहा। तो डायग्राम में बता रहा है कि कैसे लंग्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है जब सांस अंदर लेते हैं, लंग्स का कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है जब सांस को बाहर निकालते हैं। देखो सांस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अंदर लेने की बात कर रहा हूँ मतलब ऑक्सीजन, बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ मतलब CO2। तो आप देखो डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, बहुत प्यारा डायग्राम बना हुआ। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि जब सांस अंदर ले रहे होते हैं, देखो इंस्पायरेशन, सांस को अंदर लेना, ये रहा। जब हम पर अंदर ले रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है ना, देखो डायफ्राम की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। देखो ऐसे जनरल जब सांस नहीं ले रहे ना, उस टाइम पर डायफ्राम ऐसा होता है, इस तरह। देखो मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छा बना देता हूँ, इस तरह से ऐसे होता है। अंदर की ओर डायफ्राम ऐसे होता है, जो ऐसे दिया हुआ रेड कलर से। सांस लेनी है भी नॉर्मल तरीके से, ये इस तरह से रहता है अंदर। जैसे अपन सांस अंदर ले रहे होते, उससे पहले क्या होता है कि ये भाई साहब एकदम से नीचे आता है, इस तरह से हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लंग्स का अंदर का संरचना चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है अंदर, इसलिए सांस अंदर आ रही है। जब हम अंदर लेते हैं वापस, मतलब कि सांस को जब बाहर निकालते हैं, तो वापस ये अपनी जगह पर, पहले देखो जैसे क्या हुआ, सांस को अंदर लिया, अंदर लेना होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। इस टाइम पर क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे आ रहा है। देखो ये है लंग्स, फुफ्फुस, उसके नीचे रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दे रखी है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये यहां पर पाई जाती है ऐसे। तो जैसे सांस अंदर ले रहे होते तो ये इस तरह से ऐसे, पहले ऐसे था, डोम शेप बोलते, डोम, गुंबद आकार। जैसे ताजमहल देखा आपने, ताजमहल के ऊपर एक गुमटी बनी हुई ना, ऐसे बनी हुई है। तो उसी तरीके से यहाँ पर डायफ्राम इस तरह से बना होता है, ऐसे। तो ऐसे होता है, ऐसे इस तरह से, और ये ऐसे हो जाता है, ऐसे फ्लैट सीधा हो जाता है यहाँ पर, जब सांस अंदर ले रहे होते हैं। लेकिन जब सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं तो ये भाई साहब उल्टा हो जाता है। मतलब पहले था ऐसे, पहले ऐसे होता है ऐसे, उसके बाद ये वापस से ऐसे हो जाता है ऐसे। कब होता है? एक्सपायरेशन। इस टाइम पर ऐसा होता है, मतलब सांस को बाहर निकालते हैं, बाह्य श्वसन को बोलते हैं। यहाँ सांस को बाहर निकालते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कुछ चीजें बता रहा है कि डायफ्राम, जैसे डायफ्राम क्या होता है, लंग्स, फुफ्फुस के नीचे एक मसल होती है, मान लो मसल का एक पार्ट है, वैसे मान लो कि नीचे की ओर एक स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ पर, जो क्या कर रही है यहाँ पर कि लंग्स के अंदर को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा होता है यहाँ पर। देखो डायफ्राम की वजह से, डायफ्राम एक संरचना है जो कि लंग्स के नीचे पाई जाती है, जो डोम से गुंबदाकार रहती है नॉर्मली। इनके अंदर चेंज आने की वजह से दाब में चेंज आता है। दाब में चेंज कब आता है? जब डायफ्राम में चेंज आता है। डायफ्राम में चेंज कैसे आता है, पढ़ेंगे भी, अभी हल्का हल्का समझो, धीरे धीरे समझ में आएगा कुछ चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको शो कर रहा है सब कुछ। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर भी है, अब ये इतनी समझ नहीं आएगी, मैं अगले डायग्राम में समझाऊंगा आपको आगे वाली बात। तो देखते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर तो ये कहता है कि सर जब अपन सांस लेते हैं, हम सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उस टाइम पर लंग्स, फुफ्फुस के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं? तो कहते हैं बहुत सारे चेंज होते हैं। वो चेंज करने के पीछे जिम्मेदार कौन है? ये भाई साहब है। कौन कौन है? डायफ्राम, जैसे मैंने अभी बताया था, डायफ्राम एक काम की चीज है जो लंग्स के अंदर सांस को लेना, बाहर निकालने में हेल्प करता है। यही एक कारण है, और भी कारण है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से सांस अंदर जाती, दाब का चेंज आता है। दाब चेंज आने के पीछे ये रीजन डायफ्राम। उसके अलावा कौन सा है? तो ये होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अगला कौन सा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगला वाला जो है वो कौन सा हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होती है, पढ़ेंगे भी, नाम सुन लो फिर उसके बाद बात कर लेते हैं।
एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब कि ये भी एक मसल है जो हेल्प करती है सांस को अंदर लेने में, बाहर लेने में। उसके अलावा एब्डोमेन, मतलब पेट के अंदर भी कुछ मसल्स होती है, पेट में मतलब ये पेट, यहाँ बात हो रही है, हाँ खाना खाते हैं यहाँ पर, इसके अंदर भी कुछ मसल्स होती है जो कि हेल्प करती है सांस को अंदर लेने में, बाहर लेने में। तो चारों चीज़ें जिम्मेदार होती है। एनसीईआरटी में साफ साफ चीख चीख के लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें जो कभी न कभी काम आती है, सांस अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं। तो एक एक को अपन पढ़ते हैं कैसे काम करते हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से अगला वाला स्टेप। देखो ये देखो बहुत प्यारी बात बोल दी, बहुत ज़्यादा प्यारी बात बोल दी इसने। क्या बात बोली, देखो ध्यान से। ये कह रहा है इंस्पायरेशन। अरे दोस्तों क्या होता है इंस्पायरेशन, बोलो मन में सोचो क्या होता है। सांस को अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है। सांस को हवा को, मतलब कौन सी हवा, क्या CO2? नहीं, CO2 की बात नहीं हो रही, हवा मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि अपने शरीर में जीने के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सीजन ही सब कुछ है, मतलब कि जीवन बनने के पीछे ऑक्सीजन भी एक वन ऑफ द रीजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अंदर जाना कहलाता है इंस्पायरेशन, मतलब अंतर श्वसन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ पर ये इंस्पायरेशन तब होता है जब कुछ चेंज होते हैं, वो चेंज पढ़ रहे हैं अपन, है ना, वो चेंज पढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यान से दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मैंने बताया था यहाँ पर प्रेशर का वजह से होता दाब, दाब को एक दाब के लिए साइन होता पी, पी को लिखने का सिंबल क्या है, पी मतलब दाब, प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर। तो असल में क्या होता है केमिस्ट्री में 11th या 12th में, मुझे नहीं पता, एक इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू nRT। मतलब ये एक इक्वेशन है जो काम आती है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। आप 11th में या फिर 12th में जरूर पढ़ोगे, पूरा का पूरा चैप्टर है। भगवान जाने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर केमिस्ट्री में, मुझे तो अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है इक्वेशन केमिस्ट्री में आती है। आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे इसको, इसमें P आता है। तो देखो ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। जब इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो इन सबको आप है ना कांस्टेंट मान लो। बुक कहती है, आपने पढ़ा होगा, फिर मैं भी बता देता हूँ, इनको इन तीनों को आप कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट कांस्टेंट। अगर आप इनको कांस्टेंट मान लेते हो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PV, देखो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मान लेते हैं एक बार। तो ऐसे मान लेते तो क्या होता है, P को मैं इधर रख देता हूँ और V को इधर भेजता हूँ, तो 1/V ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो बिल्कुल ये डायग्राम आ जाएगा इस तरह से, देखो ध्यान से ये वाला, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये इस तरह से। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाती है। आप इसको कैसे करके, अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री लगा दो इसके अंदर, है ना। यहाँ पर ये इनको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर उनको हटाने के बाद में ये साइन आ जाएगा, है ना। तो समानुपाती बोलते इसको ना, प्रोपोर्शनल बोलते इसको। तो कहते हैं ये और ये दोनों चीजें देखो ध्यान से ऑपोजिट है, मतलब कि इस तरह से लिखी हुई है कि एक चीज बढ़ता है तो एक चीज घटता है, ये रूल है। इस इक्वेशन को यूज लेने के पीछे कारण एक ये, वो आपको बता रहा है कि दोनों चीजें वाइस वर्सा विपरीत होती है। अगर प्रेशर बढ़ता है कहीं पर भी तो वॉल्यूम कम होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। जैसे एग्जांपल देके समझा दूं मैं आपको, होली खेली होगी आपने कभी न कभी, उसके अंदर वो एक पिचकारी यूज करते हैं, तो देखते देखो, जैसे मान लो एक पिचकारी होती है होली के अंदर, ये रही, देखो ध्यान से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये रही, ये ऐसे बना दी मैंने। तो यहाँ पर नुक्का होता है और यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, ये पिस्टन होता है अंदर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे लगा होता है ऐसे। तो आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कलर का पानी भरा हुआ है, ये अंदर क्या है, एक कलर बना हुआ, कलर भरा हुआ है इसके अंदर ना। तो देखो ध्यान से, इसका आयतन मतलब वॉल्यूम इतना सारा भरा हुआ है, 2 लीटर है मान लो, 2 लीटर। अब क्या होता है कि ये प्रेशर होता है, अब क्या होता है एकदम से इस पिस्टन को ऐसे नीचे खींचते, एकदम जोर से खींचते, ऐसे अंदर 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 ऐसे करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को लगा रहे हैं, प्रेशर को लगाया, जैसे लगाते हैं एकदम से इसको, तो यहाँ से क्या होता है, सारा का सारा लिक्विड बाहर आ जाता है, पानी बाहर आ जाता है। और पानी बाहर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर पानी खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, पिस्टन यहाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो आप देखोगे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर प्रेशर लगाया मैंने, तो अंदर आयतन बाहर निकल जाएगा, अंदर आयतन कम हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैंने प्रेशर लगाया तो अंदर का आयतन मतलब वॉल्यूम कम हो गया, देखो वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर ज़्यादा लगाया, वॉल्यूम कम हो गया, और लगाऊंगा तो और कम हो जाएगा। तो ये दोनों हमेशा विपरीत काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने का मतलब ही ये सेंस ये कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ये विपरीत है ना, देखो ऑपोजिट है। देखो अगर आप बोलोगे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इनको वापस मिटा करके सारी चीज़ें वापस बताऊँ मैं आपको, तो देखो दोस्तों देखो वापस देखो, यहाँ पर ये कहना चाहता है, यहाँ पर ये कह रहा साफ साफ कि ये दोनों ऑपोजिट है, विपरीत है। मतलब कि ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा, उल्टा कर लेते हैं, अगर ये बढ़ाया तो ये कम हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दोनों, यही फॉर्मूला काम आएगा इसको समझाने के लिए, सांस अंदर कैसे आती है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है। तो ये मान लो अपना एक लंग की बारे में बात करिए, एक लंग से फेफड़ा, एक लंग है, एक फुफ्फुस है, एक फेफड़ा है।
इस एक को समझते, इसकी संरचना को समझते कैसे बनाया हुआ, देखो ध्यान से। तो देखो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये यहाँ पर देखो ऐसे बना रखा है, ऐसे देखो ऐसे ऐसे बना रखा। जैसे मान लो ये मेरा फेफड़ा है, यहाँ पर ये चेस्ट है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से ये मेरा देखो ऐसे बना रखा है, ये पीछे का एरिया, ये आगे का एरिया। तो यहाँ पर क्या ऐसे है ना, ये इस तरह से बना रखा है ऐसे। तो यहाँ पर पसली है और पीछे क्या रीढ़ की हड्डी है, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम है। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ना वो बना रखा है, देखो ध्यान से ये वाला इस तरह से। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि असल में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से ये लंग्स बने हुए हैं और ये आगे वाला पार्ट लंग्स के, ये पीछे वाला पार्ट लंग्स के। तो इन दोनों के बीच का जो जगह है ना वो बना रखी है यहाँ पर, देखो ध्यान से ये वाला। तो आगे की ओर क्या है, ये रिब्स है, देखो यहाँ पर मेरे पसली है, देखो ये स्टर्नम है, ये हड्डी पाई जाती है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इसको, यहाँ पर है। और ये पसली, यहाँ पसली है, ये रीढ़, ये बीच की हड्डी है, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, और पीछे रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बीच में चेंज आएगा, कैसे देखते हैं। तो क्या होता है, ये कहना चाहता है कि देखो ध्यान से इसमें चेंज कैसे आ रहा है। देखो कहते हैं सांस जब अंदर आती है, सांस जब अंदर लेते हैं उससे पहले ये भाई साहब पसलियाँ बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे पसलियाँ मतलब रिब्स बाहर निकलती है और डायफ्राम नीचे आता है। डायफ्राम नीचे आया मतलब कि देखो डायफ्राम ऐसे था पहले, देखो ये ऐसे था, ऐसे डायफ्राम नीचे आया, डायफ्राम नीचे चला गया, डायफ्राम नीचे चला गया। देखो ये डायफ्राम पहले ऐसे था, अब इतना बड़ा हो गया। देखो डायफ्राम को ध्यान से सुनना, पहले इसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऐसे, अब देखो ध्यान से कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे बड़ा। तो कहता है कि असल में ये भाई साहब इस तरह से ना ये बड़ा हो जाएगा, मतलब कि डायफ्राम नीचे आ गया। देखो ये नीचे आ गया, ये डायफ्राम यहाँ से आकर के यहाँ आ गया, ऐसे आ जाता है ऐसे। तो पहले इतना सा था डायफ्राम, पहले डायफ्राम इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया, तो आयतन चेंज हो रहा है। तो कहते हैं असल में क्या होता है, सांस अंदर लेने से पहले क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है ना सॉरी, देखो ये डायफ्राम ऐसे था ना, डायफ्राम ऐसे था, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। नीचे आने की वजह से क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर जैसे नीचे आया तो अंदर का क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम बड़ा हो गया। तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे था ऐसे हो जाता है। तो जैसे ही बढ़ता है इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। देखो ध्यान से यहाँ पर देखते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सिंपल से सिंपल बात कर रहा है कि वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो कहते हैं डायफ्राम के नीचे जाने से, डायफ्राम के खिंचाव से डायफ्राम नीचे खिंच जाता है। देखो पहले होता है इस तरह से, ऐसे होता है, अब ये ऐसे हो जाता है, ऐसे डायफ्राम हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा चेंज आ गया इसके अंदर, वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। तो जैसे ही बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो कहते हैं डायफ्राम नीचे आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब ऊपर नीचे, ये वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। अब दूसरा देखो रिब्स, पसलियाँ भी बाहर आ रही है। देखो अपन, मैं ऐसे करता हूँ, देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब आप खुद देखना मेरे को, मैं सांस लेता हूँ अंदर, देखो ये बाहर आ गई। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे था पहले, ऐसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर पसलियाँ भी बाहर आ जाती है, पसलियाँ भी बाहर आने से क्या होता है, ऐसे ऐसा आयतन बढ़ जाता है, ऐसे मतलब कि आगे पीछे आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि रिब्स जो स्टर्नम है इनमें क्या होता है, यहाँ पर ये बाहर निकलती है। बाहर क्यों निकलती है, क्योंकि एक मसल जिम्मेदार होती है जिसका नाम होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये मसल क्या करती है, खिंचाव होता है इस मसल में, खिंचाव होने की वजह से ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी, ये आगे पसलियाँ, तो ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ते यहाँ पर क्या होता है, बढ़ गया। तो वॉल्यूम जब जब बढ़ा है तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और जैसे ये होता है तो प्रेशर अंदर का कम हो गया, हवा का बाहर प्रेशर ज़्यादा, तो ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा से कम की ओर जाती है। तो ये एक रीज़न होता है यहाँ पर समझने के लिए एक्सप्रेशन दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे की ओर, देखो ध्यान से, ये कुछ कह रहा है, बहुत बड़ा सा लिखा, स्टार्ट करते हैं क्या कहना चाहता है। देखो दोस्तों पढ़ते हैं, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ये कहना चाहता है कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम में खिंचाव, डायफ्राम जो था ना, देखो पहले क्या था, ये था, देखो मान लो ऐसे था, ये ऐसे था डायफ्राम, मैंने बताया था डोम शेप होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो नीचे का पार्ट होता है, ये वाला देखो ध्यान से दोस्तों, ये पार्ट जो है ये वाला, ये जस्ट डायफ्राम यहाँ ऐसे रहता है डायफ्राम, इसको बोलते हैं डोम शेप, गुम्बद आकार। तो सांस जब अंदर लेते उससे पहले ये भाई साहब ऐसे था ना, ऐसे देखो मैं वापस बना रहा हूँ, ध्यान सुनना दोस्तों। आप देखोगे ये तो मैंने लंग्स को ऐसे कैसे बना दिया, देखो ऐसे बना दिया मैंने, है ना, ये ऐसे था। अब आप क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायफ्राम जो है ना वो ऐसे आ गया, ऐसे पहले था, ऐसे था, पहले था इस तरह से था। देखो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या था, इस तरह से था, पहले ऐसे था, अब ऐसा आ गया, देखो ऐसा आ गया। तो आप खुद देखो ना, बढ़ गया। तो
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायफ्राम के नीचे खींचने की वजह से यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, डायफ्राम नीचे आ रहा है, ऐसे डायफ्राम नीचे आ रहा है, ब्लैक कलर का नीचे आ रहा है, जैसे नीचे आता तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है ऐसे। तो आप खुद देखो ना कितना वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन पहले इतना था अब इतना हो गया। तो कहते हैं ये नीचे आता सबसे पहले। तो यहाँ पर ये लिखा कि इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। अंदर का जो चैम्बर है ना उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है इन द एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब ऊपर नीचे। देखो ध्यान से, देखो ऐसे था ना तो डायफ्राम नीचे था, डायफ्राम ऐसे नीचे हो गया तो ऊपर नीचे वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये कह रहा है डायफ्राम तो ठीक है, समझ में आ गया कि डायफ्राम नीचे जाता है वॉल्यूम बढ़ गया। अब कहता है यहां पर जो रिब्स होती है, रिब्स के बीच में यहां पर कुछ मसल्स होती है, उन मसल्स को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। पसलियों के बीच में, देखो पसली ऐसे होती है, अब मेरे हाथ में उंगलियां ऐसे ही ऐसे होती है, ये पसलियां होती हैं। इन पसलियों के बीच में बाहर की साइड में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, देखो वर्ड को देखो, एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड में, बाहर पसलियों के बाहर, इंटरकोस्टल, देखो सुनना बात को, मैं यहां समझाता हूं, देखो ध्यान से, यहां कहां लिखा है, इस वर्ड को लिखा है, देखो ये लिखा एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड में, बाहर पसलियों के बाहर की साइड में। इंटरकोस्टल मतलब कोस्टल का मतलब पसलिया, क्या लिखा है, पसलिया। इंटर मतलब पसलियों के बीच में, तो कहते हैं पसलियों के बीच में बाहर की साइड में कुछ मसल्स होती है, बाहर की साइड में मतलब एक्सटर्नल, और पसलियों के बीच को, पसलियों को बोलते हैं कोस्टल का मतलब यहां पसलियां है, इनके बीच में इंटरकोस्टल लिखा वर्ड। इंटर का मतलब दो पसलियों के बीच में बाहर की साइड में पसलियों के बीच में कुछ मसल्स होती है, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल, बाहर। इंटरकोस्टल पसलियों के बीच में मसल्स होती है, उनमें खिंचाव होता है। देखो यहां पर देखते हैं, देखो जैसे मैं यहां खड़ा हूं, देखो पसलियां बाहर आ रही है। पसलियां बाहर क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो खींच रही है बाहर, पसलियों को बाहर खींच रही है। तो यहां पर ये कहना चाहता है कि ये वाला जो है ना, ये देखो ध्यान से, इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप, ये कह रहा बाहर आता है। बाहर क्यों निकल रही है, चेस्ट बाहर निकलता है, रिब्स एंड द स्टर्नम दोनों बाहर निकलते हैं, ये बीच की बोन को बोलते हैं स्टर्नम। ये पसलियां ये बाहर आ रही है, बाहर आने की वजह से क्या होता है, अंदर का चेंबर डोर्सोवेंट्रली एक्सिस चेंज हो जाता है। कैसे, देखो ये मेरा लंग्स है, ऐसे पसलियां बाहर आ गई ऐसे, तो लंग्स का आयतन बड़ा हो गया, इतना था ऐसे। अब कैसे, आगे पीछे, इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, इसको बोलते हैं डोर्सल साइड, तो हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं अधर, इसको बोलते हैं पृष्ठ। तो अधर पृष्ठीय आयतन बढ़ गया, या फिर डोर्सो वेंट्रली आयतन मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर आयतन बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर भी कम हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही दोनों का, जैसे डायफ्राम नीचे हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा, चेस्ट बाहर आया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और प्रेशर के कम होती है अंदर का प्रेशर कम, बाहर का ज्यादा। बाहर का कितना होता है बताओ, वापस बताओ, बाहर का होता है 159 mm of Hg, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर क्या है, PpO2 का मतलब कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर क्या था 159 mm of Hg। और यहां पर क्या हो रहा है, इसके अंदर उस टाइम पर 104 होता है अंदर का mm of Hg, PpO2। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर का खेल होने की वजह से हो रहा है। अब प्रेशर का खेल कैसे होता है, अंदर का आयतन लगातार चेंज हो रहा है, ऐसे भी चेंज हो रहा है, ऐसे भी चेंज हो रहा है। तो अंदर फुफ्फुस का आयतन बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो सांस बाहर से अंदर आ जाएगी, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। बिल्कुल ये कह रहा है। तो द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज द सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक मतलब अंदर का जो पूरा पिंजरा है, पिंजरा अंदर वो बढ़ गया, वॉल्यूम आयतन बढ़ गया, तो सब कुछ बढ़ जाता है आयतन, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है टू लेसर देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। बाहर की तुलना में बाहर का कितना होता है 159, और अंदर का कितना होता है इंट्रा पल्मोनरी 104 mm of Hg। तो ये प्रेशर का खेल है यहां पर, ये 159 mm of Hg है, किसका है, ऑक्सीजन का। तो बाहर से अंदर चली जाती है ऑक्सीजन प्रेशर, विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू द इनटू द लंग्स, बाहर से अंदर की ओर सांस आ जाती है
अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर अगला वाला बात करते हैं कैसे होता है, ये रहा एक्सपायरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपायरेशन तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपायरेशन के अंदर आप देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पर ध्यान से कि किस तरह से ये काम हो रहा था। अब पढ़ते देखो ध्यान से, ये वाला देखो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर डायग्राम बना था, देखो मैंने एक लंग बनाया था, ऐसे था पहले, ऐसे था। अब क्या होता है, ये जब सांस अंदर आ रही थी तो ये भाई साहब ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे। तो देखो पहले वॉल्यूम ये था, अब वॉल्यूम बढ़ गया, पहले वॉल्यूम से बाहर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो सांस अंदर आई थी। अब उल्टा हो रहा है, अब जब वापस जा रहा है ये भाई साहब ऐसे हो रहा है, डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पर, पहले नीचे खींचा था डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, संकुचन हुआ था डायफ्राम में, अब वापस अपनी जगह चल जाएगा, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स देखो यहाँ दिख रहा है, रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, मतलब अपनी जगह पर वापस जा रहा है। देखो यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये अगर देखूं ये रहा डायग्राम, इस डायग्राम को आप देखो ऐसे, ये था ऐसे से ऐसे हो गया ऐसे, तो देखो ध्यान से पहले ऐसे था अब छोटा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंदर का वॉल्यूम कम हो रहा है। आप खुद देखो ना, पहले इतना बड़ा था, सांस को बाहर निकालने की बात हो रही है, जैसे बाहर निकालने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम छोटा हो जाएगा, डायफ्राम छोटा मतलब वॉल्यूम छोटा, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। तो इसीलिए जब सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं तो CO2 अंदर ज्यादा होती है, अंदर का CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों रहता है, ये डायग्राम दिख रहा, डायग्राम कह रहा है कि जो डायफ्राम था ना पहले ऐसे हुआ था जब सांस अंदर ली थी, अब वापस इस तरह से हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा होने से डायफ्राम मतलब लंग्स, फेफड़े की बात हो रही है, वो छोटा हो गया तो वॉल्यूम कम, अंदर का आयतन कम, छोटा हो गया तो प्रेशर ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि छोटा होने की वजह से वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर V और P हमेशा ऑपोजिट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये वाला। तो आप देखोगे ध्यान से, ये रिब्स भी अपनी जगह वापस जा रही है, देखो ध्यान से, देखो मैं बताता हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, अभी देखो मैं ऐसे करूँ ना, इसका मतलब सांस को अंदर ले रहा हूँ, ऐसे करूँगा तो सांस को बाहर निकाल रहा हूँ, तो देखो देखो सांस अंदर लेता हूँ, देखो बाहर बड़ा हो गया, अब सांस को बाहर निकालता हूँ, देखना मतलब वापस अपनी जगह चला गया हो। जब अपनी जगह चला जाता है तो रिब्स अपनी जगह वापस आ जाती है, तो अंदर का आयतन भी कम हो गया, तो आयतन कम मतलब प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ पर बिल्कुल यही बात कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम जो है ना वो अपनी जगह पर वापस चल जाते हैं, और यहाँ पर डायफ्राम भी अपनी जगह वापस चल जाता है। तो क्या हो जाता है, जैसे गया तो वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो अंदर का प्रेशर CO2 को कितना होता है पता आपको, अंदर का होता 45 mm, सॉरी 40 होता है, क्या होता है 40 mm ऑफ Hg। यहाँ पे कितना होता है mm ऑफ Hg होता है 40 mm ऑफ Hg जो है ना वो CO2 का प्रेशर होता है, कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये प्रेशर होता है किसका, CO2 का, और बाहर क्या होता है 0.03 पार्शियल प्रेशर, है ना। तो यहाँ पर ये होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये आई थिंक मुझे 0.03 या फिर 0.3 अभी कंफर्म कर लेता हूँ ना मैं, देख दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर 40 से बाहर से कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर सांस बाहर मतलब CO2 बाहर आती है। तो ये एक रीज़न होता है यहाँ पर दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं वो देख लेता हूँ ना दोस्तों कितना है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। देखो ये रहा 0.3 है ना, 0.03 नहीं 0.3 प्रेशर होता है CO2 का। तो ये कन्फ्यूजन है ना वो गैस का, CO2 का आप परसेंटेज भी देखोगे ना आपको समझ में आएगा, इस वजह से कन्फ्यूजन होने के चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से देखोगे ना इस वीडियो में, देखो डायफ्राम देखो नीचे आ रहा है, फिर वापस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो ये सारा काम चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखो इंटरकोस्टल मसल, यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ड लिखना भूल गया, एक्सटर्नल, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्सटर्नल मतलब बाह्य लिखना भूल गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है ना वो अपनी जगह वापस पहुंच जाती है, रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। जो नीचे आया था डायफ्राम, जो चेस्ट बाहर आया था, वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। जैसे ये पहुंचता तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और ये बढ़ते यहाँ पर क्या होता है, वापस जो अंदर CO2 थी ना, अंदर CO2 थी, कितनी थी 40, ये लंग्स के अंदर थी, और बाहर की ओर क्या थी CO2 कम होती है। अरे कहाँ चला गया, देखो ध्यान से, अगर मैं वापस बनाता हूँ, देखो ध्यान से, ये रहा, चल क्या रहा है, देखो वापस करते हैं, क्या चाहता है ये आजकल ये भी कहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बताओ
आपको तो बढ़ते रहना है दोस्तों, है ना, आपको तो हमेशा पढ़ते रहना है। तो देखो ध्यान से यहाँ वापस बना देते हैं, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, लंग्स बना दिए। देखो ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ पर CO2 का प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 40 होता है, और बाहर की ओर कितना होता है, 0.3 होता है। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा प्रेशर कहाँ है, अंदर है, तो बाहर आ जाता है अंदर। तो प्रेशर ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हुआ था, कम हुआ था, इस वजह से ऐसा होता। तो बिल्कुल यही बात कह रहा है कि इस तरह से ये काम चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आई थिंक आज की क्लास को इतना ही करते हैं कि हम किस तरह से एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, बाकी कल इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, अपना काम अपना हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि अपने को अगर सिलेक्शन चाहिए तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब आप कहीं सो रहे होंगे, आप कहीं कुछ नहीं कर रहे होंगे, तब दुनिया कहीं ना कहीं कुछ आपसे ज़्यादा ही पढ़ रही होगी, और अगर आपसे ज़्यादा पढ़ रही होगी तो सिलेक्शन के चांस उनके ज़्यादा होंगे। क्योंकि आप ध्यान रखना, नीट वो एग्ज़ाम है जहाँ पर कई सारे ड्रॉपर्स होते हैं ना, जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक तैयारी करते रहते हैं। तो आपको अगर उनसे आगे निकलना है तो उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।